फरवरी महीने में 14 बार और पिछले लगातार 12 दिनों से हर रोज बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद आज थोड़ी राहत की खबर जरूर है, लेकिन लगातार कीमतों में हुए इजाफे से आवाम परेशान है और इसीलिए लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपने अपने अंदाज में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आज की राहत इसलिए नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, बल्कि इसलिए कि बढ़ती कीमतों पर आज लगाम लगा है। ये लगाम कब तक के लिए है अभी कहा नहीं जा सकता। वादे है कि पिछले 52 दिनों में अब तक 24 दफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है और साथ ही रसोई गैस की कीमत में भी फरवरी महीने में एक बार 25 रुपये और दूसरी दफा 50 रुपये यानी कुल 75 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों से जरूरी खुर्दनी अशिया की कीमतें भी बढ़ी है। कई जगहों पर किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे भी किए। उधर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और घोड़ा गाड़ी पर जुलूस निकाला। साथ ही मरकजी सरकार से अपील की कि आवाम के इस बोझ को कम करे। आज का प्रोटेस्ट घोड़ा गाड़ी को लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूं। गाड़ियों और स्कूटरों पर जाने का समय नहीं रहा। 102 रुपये 103 रुपये पेट्रोल और डीजल का भाव हो गया, लेकिन आज लोगों की जेब से बाहर पेट्रोल का रेट चला गया, डीजल का रेट चला गया। 32 रुपये 90 पैसे ओरिजिनल रेट है, लेकिन दिल्ली सरकार का टैक्स 32 रुपये 80 पैसे है और राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स 26 रुपये कुछ पैसे है। और एक अगर पेट्रोल की कीमत 32 रुपये 90 पैसे है, 200 टाइम्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार का है। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करना चाहते हैं आप। ये जब तक तेल की कीमतें स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार कम नहीं करेगी, लोगों से बोझा कम नहीं होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जब तक रेट कम ना किए जाएं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जुलूस निकाल रही है, बीजेपी अपनी बात को स्पष्ट कर रही है। 1,87,00,000 रुपया इस पेट्रोल से दिल्ली की सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट इकट्ठी करती है, मतलब केंद्रीय सरकार, और उसके बाद अच्छे अच्छे कामों पर लगाया जाता है। जैसे 3 महीने बिल्कुल अनाज मुफ्त दिया गया, वो अलग विषय है, लेकिन लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो अनाज कौन खाएगा। बनारस में समाजवादी पार्टी के तलबा यूनियन और अवाम ने पेट्रोल और डीजल और गैस के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। गैस और गाड़ियों की आखिरी रसूमात की अदायगी की गई और माला पहनाया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया तो जल्द अवाम भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। आज हम लोगों को शौक नहीं है श्रद्धांजलि किसी को देना। जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आज इस समय पेट्रोल शतक पार कर रहा है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आज वो एक तकलीफ़ है, एक पीड़ा है हर घर में। समझ लीजिए कि रोजी रोजगार सारे लोगों के बंद हो चुके हैं। आज हम लोग बड़ी तकलीफ़ के साथ इस श्रद्धांजलि के लिए बड़ा आतुर हुए हैं। हम लोग सिर्फ एक ही कहेंगे, मोदी जी फोटो से नहीं ज़मीन पे देखिए, बहुत बुरा हाल है हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे हर राज्यों का। पेट्रोल और डीजल और इसके सिलेंडर के दाम में मूल्य वृद्धि हो रही है लगातार। उस समय से हम सभी नौजवान आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम देते हुए कार्यक्रम किया गया है और हम लोग सरकार से एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल के दाम है, वो डीजल के दाम है, उसको गिरावट लाए, नहीं तो हम सभी नौजवान रोड पर निकलने का काम करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करेंगे। समाजवादी छात्रसभा और समाजवादी लोग रामकोटरा स्थित महंगाई को लेकर
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोविड को देखते हुए देश महामारी से झेले रही है। सरकार को कान में जू भी नहीं लग रहा है। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में महामारी और भुखमरी फैलते जा रहा है। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ एक वक्तव्य कि कब तक जिया करेंगे तेरे झूठे बुलंद वादों से, और तू मुझे ज़मीन दे दे आसमान लेके क्या करेंगे मोदी जी। आगे इसी तरह पेट्रोल की डीजल की दाम बढ़ती रहेगी, कार्यक्रम इससे बड़ी हम लोग किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर अशिया खुर्दनी के दाम पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में महंगे हुए पेट्रोल डीजल के खिलाफ तिजारत पेशा लोगों ने अनोखा एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बेलगाम होती जा रही है और साथ ही घरों का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। वादरे के फरवरी माह में ही सिर्फ 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है और साथ ही रसोई गैस भी फी सिलेंडर 75 रुपये महंगा हुआ है। ये जो अचानक से एकदम इतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि हो रही है, जिससे सारे जनता पे बहुत बड़ी मार पड़ रही है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने इसी के लिए जुलूस निकाला है कि भाई ये हमारी सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वाराणसी के सांसद हैं मोदी जी, जो कहते हैं 130 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है, तो हम सभी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल खाली चुनाव की ओर ध्यान है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन के द्वारा कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन तक ये आवाज़ जाए और इस पे ध्यान दे वो, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कम की जाए। नहीं, अर्थ ही हम लोगों ने महंगाई की बनाई थी, लेकिन जो है अभी फिलहाल जो है प्रशासन को देखते हुए जो है अभी ये हुआ कि अगली बार हम लोग अभी और भी आगे कार्यक्रम होगा। अगर अभी वो कम जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा कार्यक्रम तो फिर आगे भी हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे। पीएमओ पे भी हम लोग धरना करेंगे। लोग गाड़ियों से साइकिल पे आ जाएं। देश को आगे ले जाने की बात हो रही है। देश तो और आगे तब जाएगा जब और स्पीड आएगी। स्पीड कम करने से हम लोग पीछे जाएंगे। व्यापारी वर्ग का ध्यान देना चाहिए। अभी व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से कोरोना से भी नहीं उबर पाया था, तब से इस तरह की वृद्धि जो है बहुत ज्यादा चोट करेगी व्यापारियों पे, सारी जनता पे। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना मुतासिरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज 24 घंटों में 6,281 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मुंबई मेयर ने महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे समेत रियासत भर में एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज करने की वार्निंग दी है। साथ ही महाराष्ट्र आने वाले को RT-PCR मनफी सर्टिफिकेट जरूरी करार दिया है। मेयर किशोरी ने कहा कि अगर अवाम यूं ही कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करते रहे तो मुंबई में नए सिरे से लॉकडाउन का इतलाक कर दिया जाएगा। आज शाम 7 बजे वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आवाम से मुखातिब होंगे। इससे कबल मुंबई में 897 नए केसेस सामने आए। मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की है। मुसाफिरों को सफ़र से 72 घंटे के अंदर का RT-PCR मनफी सर्टिफिकेट ज़रूरी साबित करना होगा। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में से बड़ी खबर आ रही है। पुणे जिले के सभी स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर बंद करने का फैसला लिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट को भी खोलने और बंद करने के लिए वक्त का तयन कर दिया गया है। पुणे जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे के बाद बिला वजह घरों के बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच कोरोना टेस्टिंग फिर से शुरू की जाएगी। इमरजेंसी खिदमात के अलावा शहर में सभी चीजें बंद होंगी। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का इनेकाद किया गया। यह हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया है। इस हुनर हाट का इफ्तिताह राजनाथ सिंह ने किया और कहा कि इस तरह के हाट से हमारे गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अवाम को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और हिंदुस्तान की माशी सूरत हाल भी बदलेगी। इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है। और उनको स्टॉल मुफ्त दिया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हुनर हाट दिल्ली में लौटा है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, हर बार कुछ खास होता है, इस बार एक बड़ी अच्छी थीम रखी गई है। वोकल फॉर लोकल का एक प्रभावी परफेक्ट प्लेटफॉर्म हुनर हाट साबित हुआ है। हुनर हाट जो है वो वोकल फॉर लोकल का जो मोदी जी का आह्वान है, सरकार के संकल्प है, उसको पूरी पुख्ते तरीके से, मजबूती से
पूरा कर रहा है और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं। उसके साथ ही साथ जो बावर्ची खाना सेक्शन है, उस बावर्ची खाने सेक्शन में भी आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेडिशनल पकवान दिखाई पड़ेंगे। एक बहुत ही अद्भुत माहौल और एक अद्भुत अनुभव आपको होगा। सर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तारीफ की, सदर जमहूरिया ने जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे इसका योगदान होगा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का एक मजबूत मिशन हमारी सरकार का है, प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का। उसको मिशन को आगे बढ़ाने में सबसे प्रमुख भूमिका हुनर हाट निभा रहा है। सर, अगर देखें तो 75वीं जो हमारी यौम आज़ादी की वर्षगांठ होगी, 75 साल पूरे होंगे, उसके लिए किस तरह का टारगेट सेट कर रहे हैं? रोजगार को लेकर के खास तौर से कैसा देश हमारा 75वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त जो है हमने संकल्प लिया है कि हम 75 हुनर हाटों को पूरा करके 7,50,000 दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के मौकों से जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वजीर अखिलती उमूर, माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो बता रहे थे कि इस बार क्या थीम है, लोकल फॉर वोकल कैसे होगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये हुनर हाट कैसे लेकर जाएगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मैं जानता हूं कि यह विडंबना है इस समय की कि हमारी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर कि बहुत सारे सामान यहाँ गांवों में भी बने होंगे, छोटे मोहल्लों में भी बने होंगे, यहां पर स्टॉल्स पर वो लगे होंगे, लेकिन जितना प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था इस कला अथवा शिल्प के विकास के लिए, उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर अब विशेष तवज्जो दी है। हम इसका विकास करना चाहते हैं। अभी तक विलेज इंडस्ट्रीज का पर ईयर का जो टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है। हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2-3 वर्षों के अंदर ही हमको इसे 5 लाख करोड़ रुपए तक का टर्नओवर के लक्ष्य को हमको हासिल करना। माने हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस ओर इतना ध्यान दिया है। मैंने बहुत ही नजदीक से इस हाट में पारंपरिक कलाओं को मैंने देखा है। लंबे समय से, प्राचीन काल से चली आ रही है यह विधा, यह कला, यह शिल्प, इसको जिन लोगों ने महफूज रखा है, भले ही उनके लिए जितनी मार्केट मिलनी चाहिए उतनी मार्केट न मिली हो, लेकिन महफूज रखने का काम वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने किया है, मैं सचमुच उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और एक बार हृदय की गहराइयों से उनके प्रति मैं सम्मान भी व्यक्त करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और हुनर हाट का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि यह पारंपरिक जो हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें जहां पर यह एक साझा मंच देता है, वहीं पर यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को भी यह दर्शाता है, लोगों को दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि कितनी है, सांस्कृतिक विरासत हमारी कैसी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। अपने खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस ऋषि से, जिनका IQ 180 है। आइए दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद इनका तजुर्बा कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनका IQ 180 से ऊपर है, वो अभी सिर्फ 6 साल की उम्र में। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस का मंच कैसा लगा। ऋषि शिव प्रसन्ना हमारे साथ हैं। ऋषि, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेरी फाइन। डिड यू एंजॉय कमिंग ऑन बायजूस यंग जीनियस? आई एंजॉयड मीटिंग विद यू। You enjoyed meeting with me? Yes. What are you busy doing these days? I was working on a periodic table videos. Okay, tell me, what did you like the most? I like being on the stage. What did you enjoy most in the conversation?
I enjoyed the part when we tried out the IQ test app. Ah, correct. Rishi, I wish you all the very, very best. Thank you. Genius, young genius. 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। तलबा के हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तवील अरसे से स्कूल बंद होने की वजह से तलबा की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई हैं और ना ही कोर्स मुकम्मल हुआ है। ऐसे में तलबा की हौसला अफजाई ज़रूरी है। हमारी नुमाइंदा रचना ने तलबा और टीचरों से बातचीत की। 12वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और बच्चे तनाव मुक्त ना रहें, इसी को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो आज हम उन बच्चों और उनके पढ़ाने वाले टीचर्स से बात करेंगे कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिलता है तो परीक्षा की चर्चा में वो उनसे क्या कुछ पूछना चाहेंगे। ऑब्वियसली प्रेशर तो है समवेयर बोर्ड का, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से और CBSE की तरफ से सिलेबस में रिडक्शन मिला है, थोड़ा तो बूस्ट मिला ही है स्टूडेंट्स को, उससे बेटर तो हुई है सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन बेटर हुई है क्योंकि इस साल कोविड के चलते स्कूल भी काफ़ी टाइम बंद रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी आप लोगों की, तो उसका भी कुछ असर देख रहे हैं। एग्जाम में थोड़ा सा फियर है कि स्कूल नहीं जा पाए थे और ऑनलाइन प्रिपरेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। मतलब ऑब्वियसली जो फिजिकल क्लासेस में होता था वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स में उतनी कनेक्टिविटी नहीं है और नेटवर्क इश्यूज़। तो स्कूल की साइड और पेरेंट्स की साइड से बहुत प्रेशर होता है, बट एज अ पर्सन जिसने दिए हुए हैं उसमें अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उल्टा आपका एग्जाम्स पे फ़र्क पड़ता है। तो मतलब आप अपने भाई को समझाती हैं कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करो, सिर्फ उस पर ध्यान दो। एंड इट्स ओके अगर आप प्री बोर्ड में ज़्यादा स्कोर नहीं भी कर रहे हो तो बिकॉज एट लास्ट वो बोर्ड्स के रिजल्ट में नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस कर रहे हो वो इतना अच्छी तरह करो कि आपको बाद में उसे सिर्फ रिवाइज करके you can move forward with। तो घर में किस तरीके से कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक कोचिंग क्लास चल रही है और यहाँ पे टीचर भी हैं और ऑनलाइन के जरिए कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके जुड़े हुए हैं क्योंकि कोचिंग क्लास ना खुलने के कारण घर से ही ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। सौरभ, आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और कोचिंग क्लासेस खुलने की तो परमिशन अभी नहीं मिली है, तो ऑनलाइन के जरिए ही सब कुछ हो रहा है। ऑनलाइन मैम, प्योर जो भी हो रहा था, क्लासेस हो रही थी, कोई भी ट्रैक रखने के लिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोविड जिस तरीके से आया तो पढ़ाई खराब ना हो इसलिए ऑनलाइन शुरू किया गया और अब बच्चों के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर है। जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए PM परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब PM परीक्षा पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ये कितना मोटिवेटेड होता है उनके लिए? बहुत मैम, बहुत मोटिवेटेड रहता है। प्राइम मिनिस्टर जब भी टच में आए हैं स्टूडेंट्स के, जितने भी वो इवन दूसरे टॉपिक्स पे मन की बात करते हैं जैसे भी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है इम्पैक्ट उसका। इवन स्टूडेंट्स बहुत कुछ थोड़ा उनके दिमाग से डर निकल जाता है कि हाँ गवर्नमेंट चलो साथ है। अगर कुछ ड्रॉबैक्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो जिनमें 0 ईयर हो गया है, इस इनिशिएटिव्स की वजह से किस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चैनल्स प्रमोट करे हैं, रेडियो पे प्रमोट करा है, गूगल के थ्रू करा है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। हरगुन, आप बताइए कि अगर आपको मौका मिलता PM से बात करने का और PM अब परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि मैम अगर हमारी कंट्री के PM हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन देंगे जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को प्रोग्रेस कर सकें, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है और हमें जरूर मतलब PM। अच्छा, आप क्या पूछना चाहोगे PM से? मैम मैं PM से ये पूछना चाहूँगा कि लाइक हमारे अब इतने 10-12 महीने से अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो हमारी बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस है और हमें टाइम से लिखा नहीं जाता पेपर। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस पेपर देते तो हमारी टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हमें डर लगता है, हमें नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा हमें एंग्जाइटी होती है कि हमारा एक बोर्ड है जो हमारी बेसिकली हमारा फ्यूचर डिफाइन करता है। अगर आपको मौका मिले परीक्षा में चर्चा में PM से बात करने का तो आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं मिस्टर मोदी से बस एक यही पूछना चाहूँगा बात कि जो एकेडमिक ईयर्स हैं जिस तरीके से इस टाइम पे मैनेज करा है, वो वापसी किस तरीके से अगले साल सब ऑन ट्रैक आएगा। जैसे बोर्ड्स अब जुलाई में हो रहे, जून तक हो रहे हैं, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगस्त के अंदर अब उसके बाद नए सेशन स्टार्ट होंगे, फिर अगला एकेडमिक ईयर कैसे जाएगा। 10वीं के बच्चों में बहुत ज़्यादा डर है उस बात का कि हमारा अगला एकेडमिक ईयर बहुत कम ड्यूरेशन का हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, तो उनका वो एक बहुत बड़ा डर है।
उनका एक बहुत बड़ा वो डर है दिमाग में। तो किस तरीके से मिस्टर मोदी अगर उस चीज़ के लिए काउंसलिंग कर पाएँ, और इस साल के बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली अगर एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए 2 लाइनें ही बच्चों के लिए बोल दे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इंतजार तो है कि परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और साथ ही उनकी कुछ डिमांड्स भी हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो 0 ईयर गया इस बार और ऑनलाइन पढ़ाई हुई, वापस जो पढ़ाई स्कूल्स में होती थी और कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आते थे वो कब तक ट्रैक पर आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या में लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात की अदायगी करने वाले मसीहा पद्मश्री शरीफ चाचा की तबीयत नासाज है। पिछले 5 महीनों से शरीफ चाचा बीमार हैं। मौशी तंगी से 2-4 शरीफ चाचा खुद का इलाज भी बेहतर ढंग से नहीं करवा पा रहे। खबरों के मुताबिक 5 रोज कबल पद्मश्री शरीफ चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शरीफ चाचा की उम्र 85 साल हो गई है। शरीफ चाचा पिछले करीब 30 बरसों से लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने की खिदमत करते आ रहे हैं, और इसीलिए शरीफ चाचा को लोग लावारिस लाशों का मसीहा कहते हैं। इनकी समाजी खिदमत के मद्देनज़र ही इन्हें पद्मश्री से नवाजने का साल 2019 में ऐलान हुआ है। हालांकि अवार्ड इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। शरीफ चाचा पेशे से साइकिल मिस्त्री हैं। इनका अपना घर भी नहीं है। शरीफ चाचा महीनों से बीमार हैं। इनके बेटे किसी तरह इनकी दवाइयों वगैरह का इंतजाम कर पा रहे हैं। हालांकि इनकी बीमारी की खबर जब इंतजामिया को मिली तब डीएम की हिदायत पर एडीएम और जिला अस्पताल की एक टीम शरीफ चाचा के घर पहुंची। पैर में दर्द है बहुत, और सीने में दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है बहुत। आज 5 दिन हुआ है। अभी परमिशन का वारंट नहीं मिला है। खाली हमारे पास खबर आई है आपका परमिशन हुआ बस, और कोई वारंट या कोई नहीं मिला कुछ अभी। इलाज हमारे लड़के कर रहे हैं दोनों। राधे शाम के दवा आती है, सब पैसा देते हैं। 2 लड़के हैं हमारे। एक तो ये मोटरसाइकिल काम करता है, एक लड़का मोटर चलाता है, वो भी काम करता है। सरकार के ये मान है कि हमें एक मकान दे दे, कुछ पेंशन बांध दे, जो रोटी चले बस, और कोई बात नहीं था। चाचा शरीफ कहा जाता है नहीं, चाचा की तबीयत पहले से बेहतर है, और कुछ दिन से क्योंकि उम्र दराज है, थोड़ी तकलीफ थी। अभी हमारे जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर आए, उन्होंने देखा है, बताया कि हल्का सा पेट में सूजन है, बहुत ही गंभीर विषय नहीं है, फिर भी एक प्रिकॉशन की साइड पे ये हुआ कि सारे जो भी हमारे संबंधित टेस्ट हैं वो करा लिए जाएं। दवाई भी मिल रही हैं, और मेरी स्वयं बात हुई है चाचा शरीफ से, वो ठीक हैं, परिवार वालों में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो प्रशासन से मदद है, हमारे नंबर इनके पास है, और जब भी इन्हें जरूरत होगी हम लोग खड़े हैं। अभी श्री शरीफ साहब का हमने एग्जामिनेशन किया, उनके पेट में सूजन है, और एग्जामिनेशन से ऐसा लग रहा है कि लीवर में सूजन है, तो इसलिए हमने कल इनको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया हुआ है, और खून की जांच भी हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ इनके भी भिजवा दी जा रही हैं। स्थिति इनकी ठीक है, बहुत गंभीर नहीं है ना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।